दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग मुख्यतः देखेंगे या जानने की कोशिश करेंगे भारत का विभाजन भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। ठीक है, टॉपिक ये है दोस्तों। ये एनसीईआरटी सार संग्रह का एनसीईआरटी सार संग्रह का ये 6th वीडियो है। ठीक है, इससे पूर्व आप तक 5 वीडियो पहुंच चुका है और पांचों को आपने देख लिया होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के माध्यम से आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर प्लेलिस्ट बना होगा एनसीईआरटी सार संग्रह। जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह लिखा हुआ है सार संग्रह। आप इसको खोलेंगे, वहाँ पे सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, आप सभी को देख लीजिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन महेश बर्नवाल जी के बुक से लिया गया है और ये बुक लेटेस्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2024 संस्करण का बुक है। और चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़ दिया जाए, तो आपका सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, और अंत तक देखिएगा। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर एक शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई। किसने किया था? क्लीमेंट एटली के द्वारा। इसने कहा था कि जून 1948 से पहले हम भारत छोड़ देंगे। ये घोषणा कब किया गया था? 20 फरवरी 1947 को ही कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये छोड़ने का जो प्लान था जून 1948 में, लेकिन भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाएगी जो कि भारत को 15 अगस्त 1947 को ही, ठीक है, 47 को आज़ाद करना पड़ेगा। लेकिन क्लीमेंट एटली यानी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का ये प्लान था कि जून 1948 तक में भारत छोड़ा जाएगा। ठीक है, या छोड़ देंगे हम। अगला क्वेश्चन है, क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? ठीक है, तो लॉर्ड वेवेल के स्थान पर क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति किया गया वायसराय के तौर पर। ठीक है, माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? तो ध्यान रखेंगे, ये योजना 3 जून 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया कि हम अब भारत में नहीं रह सकते हैं, या भारत की सत्ता अब वहाँ की जनता को देना पड़ेगा, वहाँ के नेताओं को देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सत्ता का हस्तांतरण। ठीक है, यानी सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ पे जा रही है। ठीक है, बस इतनी सी बात था। आप इसे देश आज़ाद कह लीजिए या कह लीजिए कि हम किसी दूसरे के गुलामी करने जा रहे थे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। आपको जो जैसे कहते हैं ना कि हम आधुनिक युग में जी रहे हैं या पश्चिमीकरण में जी रहे हैं। ठीक है, आपको जो सोचना सोचिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये कोई साइंस नहीं है कि जो एक रूल है कि आम जो है वृक्ष से नीचे ही गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है। ये मानविकी विषय है, आपको सोचने के लिए पूर्ण आज़ादी है। आप सोच सकते हैं कि मैं मॉडर्न एरा में जी रहा हूँ या वेस्टर्न एरा में जी रहा हूँ। ठीक है, आप इसको सोच लीजिए। ठीक है, आप फिर बताइएगा कि किस युग में जी रहे हैं आप। तो इसी प्रकार ये बातें हैं कि सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था क्या कि ब्रिटिश के हाथों से सत्ता आ रहा था भारतीय पार्टियों के पास, भारतीय नेताओं के पास। ठीक है, किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? ये है आपका माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या क्या था, देख लीजिए यहाँ पर।
मेरा दो ऐसा स्टेट है जिसका पूर्णतः बंटवारा हुआ। जैसे कि आप ध्यान रखिएगा, एक पंजाब का बंटवारा हुआ और एक बंगाल का बंटवारा हुआ। ठीक है, तो बंगाल, पश्चिम बंगाल मेरे पास रह गया और पूर्वी पंजाब मेरे पास रह गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पश्चिमी पंजाब जो लाहौर था, लाहौर, कराची, ये सब का सब चला गया पाकिस्तान में। और पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश आज दिखाई पड़ रहा है, ये भी चला गया पाकिस्तान में। ठीक है, तो इस प्रकार करके यहाँ जो बातें लिखी हुई है इसको ध्यान दीजिएगा कि पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिले के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। ठीक है, ये बातें आया, पहली बातें। सेकंड बात आया कि विभाजन होने की दशा में दो डोमिनियनों भारत पाकिस्तान तथा दो संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, डोमिनियन का मतलब आपको हम बता चुके हैं पहले क्या होता है, और फिर भी बताऊंगा यहाँ पर भी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। और तीसरा और लास्ट प्रयोजन यह था कि विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाएगा, यानी भारत पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची जाएगी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है, ध्यान रखेंगे, कि सारे के सारे मंत्री हमारे पास होंगे, भारतीय होगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्र प्रमुख जो होंगे वो ब्रिटेन के व्यक्ति होंगे, यानी या फिर ब्रिटेन के राजा होंगे। ठीक है, तो पूरे का पूरे सत्ता का जो प्रमुख व्यक्ति होगा वो ब्रिटेन के व्यक्ति होंगे या ब्रिटेन के राजा होंगे। ठीक है, और बाकी जितने मंत्री होंगे वो सब का सब भारतीय होगा, इसी को डोमिनियन कहा जाता है। तो आगे भी देखिए मिलेगा आपको। कहता है भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, नाम देखिए लिखा हुआ सिरिल रेडक्लिफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? तो दिल्ली अधिवेशन। ठीक है, दिल्ली अधिवेशन में भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि जब भारत का विभाजन होने से पूर्व कांग्रेस का अध्यक्ष चेंज हो चुका था, क्योंकि 1940 से लेकर 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे लगातार 6 वर्षों तक। और फिर 1946 में अंतिम समय में मेरठ अधिवेशन होगा, जहां पर जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, और इसी के अध्यक्षता में भारत विभाजन होगा, या कह सकते हैं भारत विभाजन के समय में कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। इस व्यक्ति का एक उपनाम है सीमांत गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी। ये कभी भी भारत विभाजन को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, और जो इनका क्षेत्र है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत बलूचिस्तान के एरिया, वो कभी भी नहीं चाहा कि पाकिस्तान से मिले, ये हर समय चाहा कि हम भारत से मिले। अंत में इनका समय खराब होता है और इसे जेल में डाल देते हैं। ठीक है, और ये कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किए कि हम पाकिस्तान अलग होंगे या हम मुस्लिम राष्ट्र के रूप में हम अलग एक मतलब राष्ट्र बनेंगे। ठीक है, गांधी के बहुत बड़ा भक्त थे। इसने एक संगठन बनाया था जिस संगठन का नाम है लाल कुर्ती। ठीक है, लाल कुर्ती संगठन के नाम से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्री वर्ड प्लान तैयार किया, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगा। इसीलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भारत बहुत टुकड़ों में बंटने की बात थी। ठीक है, तो खासकर नेहरू जी ने इसको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो याद रखेंगे बाल्कन प्लान कहीं न कहीं माउंटबेटन का ही एक सोच समझी एक रणनीति था।
आगे देखिए है कि ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। ये ध्यान रखिएगा। आपको अभी बताया 3 जून 1947 को ये प्लान ब्रिटिश संसद में रखा गया और ये आपका पास हुआ 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पास हो गया। जो ये योजना पास हुई माउंटबेटन योजना, वो किस नाम से पास हुई, तो ये पास हुआ, ध्यान रखेंगे, स्वीकृति प्राप्त हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान था, इस प्रावधान को भी देख लीजिए। प्रावधान इस प्रकार है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान, क्या क्या प्रावधान है, तो प्रावधान इस प्रकार करके है कि 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। यानी इस दिन से भारत 2 भागों में बंट जाएगी। ठीक है। प्रत्येक अधिराज्य यानी डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेंगे। अब यहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया होगा कि डोमिनियन स्टेटस हम किसको कहते हैं, अधिराज्य किसको कहते हैं। हम उसे कहते हैं कि आप मेरा जो सर्वसर्वा होगा वो या तो इंग्लैंड का सम्राट होगा या इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा किसी व्यक्ति को गवर्नर जनरल बनाकर भेजेगा। तो भारत का ध्यान रखेंगे, भारत जो है वो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा ध्यान रख कब से कब तक था, तो याद रखिएगा ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी, जब तक हम देश की संविधान लागू नहीं कर दिए तब तक हम डोमिनियन स्टेटस की दर्जा मुझे प्राप्त था। क्योंकि हमारा राष्ट्राध्यक्ष जो है वो 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, तो उसके बाद हम इस स्टेटस को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार करके हमारा राष्ट्राध्यक्ष जब तक चुनते नहीं हैं या बनते नहीं हैं तब तक हम डोमिनियन स्टेटस की दर्जा मुझे प्राप्त था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नए संविधान के निर्माण होने तक दोनों राज्यों के प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि हमारा संविधान का 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग लगभग मान के चलिए भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लेकिन ये बात कहा गया यहाँ पर कि जब तक आप संविधान बनाते नहीं हैं तब तक इसी अनुसार आपका देश चलेगा। ठीक है, भारतीय राजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में रहना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार करके जितने भी देसी रियासत थे, जितने भी भारतीय रजवाड़े थे, उनको या तो पाकिस्तान में मिलना था या तो भारत में मिलना था। लेकिन आपको पता है यहाँ पे 3 ऐसे रजवाड़े थे जो कि भारत में मिलना स्टार्टिंग में नहीं चाहा, लेकिन उसको मिलाया गया। तो एक आपको पता है जूनागढ़, ठीक है, जानुगढ़ नहीं, जूनागढ़, ठीक है, इसके बाद हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, और एक आपका कश्मीर। ठीक है, ये तीनों का तीनों ऐसे राष्ट्र हैं, ऐसे देशी रियासत हैं जो स्टार्टिंग में तो इंडिया मिलना नहीं चाहा, लेकिन बाद में से मिलाया गया। ठीक है, और कैसे मिलाया गया नहीं मिलाया गया ये बहुत बड़ी एक मुद्दा है, इसको छेड़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप तो जानते हैं जैविक कृपलानी थे जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपको पता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। जब हम स्वतंत्र हो गए तो ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश सम्राट ने इसे हमारा गवर्नर बनाया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सिराज गोपालाचारी। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सिराज गोपालाचारी। ठीक है, आगे कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? ये महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। कारण बहुत सारा है, कारण एक कारण नहीं है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा
रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया, तो जिसने गाई थी उसका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, तो गवर्नर जनरल यानी माउंट बैटन के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो मोहम्मद अली जिन्ना। यही तो चाह रहे थे, जो कि मिल गया। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो मैं बता चुका हूँ 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और एक डेट और याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार था, उसे हम एडॉप्ट किए, आत्मसमर्पित किए, सब कुछ किए, लेकिन लागू किए हम संविधान को 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू किए, क्योंकि इस दिन हम पूर्ण स्वराज के दिवस मनाए थे। आपको याद कीजिए, आपको मैं बता चुका हूं कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जब पूरा भारत सो रहा था, जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन झंडा फहराए थे। और फिर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। तो उस डेट को मुझे याद रखना था, जीवित रखना था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उस दिन को हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो GV मावलंकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो GV मावलंकर को बनाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी की मृत्यु कब हुई, ये आपको मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, ये 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई और इसे गोली मार दिया गया था। पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जो आधुनिक भारत का टॉपिक वाइज है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर से हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे विविध क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो विविध क्वेश्चन को भी देखते हैं और फिर ये आधुनिक भारत का ये जो खंड है, जो 6 खंड में आप तक पहुँचा, ये 6 खंड आपको कर सकते हैं कि ये समाप्त होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर अगला टॉपिक देखते हैं कि प्राचीन भारत पढ़ना है कि मेडावल या पॉलिटी या ज्योग्राफी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ विविध क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ विविध प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं हम लोग और ये मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है। ठीक है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, ये कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसके 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसी उत्सव के बाद कुछ लोगों का, इतिहासकारों का कहना था कि बाल गंगाधर तिलक कुछ हिंदुत्व की तरफ झुकाव ज़्यादा उनका हो गया था। GV मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत है। तो एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि कंपनी एक असंगति है, सही नहीं है, ये बात सच है। लेकिन इसने एक बात और कहा कि यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। ठीक है, यानी कह सकते इंडिया में जो भी था वो सब असंगति ही था क्या। ठीक है,
आगे चलते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1770 में आरंभ हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला जिसका नाम है के कलप्पन और कालीकट से पोयानूर तक? ठीक है, आपको पता है दांडी मार्च कब से कब तक की कहानी है? तो ध्यान रखेंगे, कहानी है ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 की। ठीक है, और इसी के बाद दांडी मार्च, दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होती है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या है? जनवरी 1932 से अप्रैल 1934, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बात नहीं बनी तो गांधी जी दोबारा आए, वापस आए लंदन से भारत, और आने के बाद फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते, क्योंकि पता है कि गांधी रिबन समझौता पैक्ट में ये कहानी आया था, ये बातें थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ेगा। ठीक है, तो गांधी रिबन पैक्ट कब हुई थी? ये आपको पता है 5 मार्च 1931 को। तो जब उस दिन ये समझौता होने के बाद, गांधी रिबन समझौता होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। गांधी जी ऐसे राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए, लंदन किंग्सवे हॉल में रहे और वहाँ पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए। बात नहीं बनी, सही से बात नहीं हो पाया। मुद्दा था सांप्रदायिक पंचायत को लेकर, मैंने सब बता चुका हूँ, चाहे तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और आगे वहाँ से वापस लौटते हैं, फिर से गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करते हैं, लेकिन वो जोश जज्बा नहीं रह पाता है जो पहले था, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त की फांसी हो जाता है 5 मार्च 1923 को। जब गांधी रिबन समझौता हुआ उसके कुछ ही दिन बाद, 18 दिन मान के चलिए, 23 मार्च 1931 को ये भगत सिंह, इसके बाद राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त की फांसी चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार करके फिर वो जोश जुनून नहीं रह पाता है, बहुत सारे यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। तो इस वजह से फिर आगे चलकर अप्रैल 1934 में पूर्णतः दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। ठीक है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? वर्ष 1945 में। ठीक है, आगे है कि मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? ठीक है, तो कौन था? हेमचंद्र सूरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। अच्छा, ये आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन आपको पता है 1905 की, जब बंगाल विभाजन हुआ था। और एक बात और ध्यान रखिएगा, विंस्टन चर्चिल जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तभी ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो ध्यान रखें उस समय प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का क्लीमेंट एटली। ठीक, आगे है भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी सुझाव दिया था, और यही बातें होती है सत्ता का हस्तांतरण। ठीक है, कांग्रेस विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने दिया था, इंडिया को विभाजन करो और छोड़ दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको पिछला वीडियो में पता चल गया था, 1906 में हुआ था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो नीति ये था कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग किया जाएगा। ठीक है। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक सहयोग नहीं करना है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करके मुझे मिला था क्या? रोलेट एक्ट मिला था। कहता है दूध का जला लोग छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ठीक है। आगे है ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? तो हैदराबाद रियासत को। ठीक है। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, ध्यान रखेंगे। हैदराबाद को पुलिस द्वारा या ऑपरेशन पोलो के द्वारा, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। ठीक है। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है। जब तीसरा बार हमारे यहाँ इमरजेंसी लगा था, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस का दुर्गति हो गया और यहाँ पर मिलकर एक नया संगठन बना, जनता दल। सब मिलकर एक नए प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई पड़ा, वो थे मोरारजी देसाई, जो कि पहला व्यक्ति थे जो गैर कांग्रेसी सरकार बना था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखेंगे 1913 में सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। पुस्तक है गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी? महात्मा गांधी ने दिया। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? तो उड़ीसा का अकाल 1866 में। गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन था? तो फ्रैंक मोरिस। ठीक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। तो आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, तो उसी ने पुस्तक लिखा। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, पीछे में बोल रहा था। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो M.N. रॉय। ठीक है। M.N. रॉय ने किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर ना चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदायों आदि का समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है। तो ये जितने भी आंदोलन है, चाहे चौकीदारी कर ना चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं, ये सारे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चलाया गया कर है। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किए थे, और गदर पार्टी की स्थापना यहाँ नहीं बल्कि सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, अमेरिका में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे फिर कुछ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है। कुछ अधिनियम है, उनको हम लोग जानते हैं। अधिनियम, गवर्नर या वायसराय कार्यकाल और क्या प्रावधान था, उन सब के बारे में। ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वारेन हेस्टिंग्स, भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण हो गया। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, वारेन हेस्टिंग्स के समय ही
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। ठीक है, अगला है चार्टर एक्ट 1913, लॉर्ड मिंटो के समय में आया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा कंपनी का। सती प्रथा निषेध कानून 1829 विलियम बेंटिक, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 विलियम बेंटिक के समय में ही आया। बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो विलियम बेंटिक बना, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के तहत में ये कह दिया गया कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इस प्रकार विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और इसी एक्ट के तहत में कंपनी का पूर्णतः उससे व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया, यानी चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार 1813 के एक्ट में मिला था वो 1833 के एक्ट में भी छीन लिया गया। ठीक है, अगला बात है एक्ट चार्टर एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय आया। कंपनी का मात्र न्यास ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण रहा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी, विधवा विवाह को मान्यता दिया गया, जरूरी भी था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीयों परिषद में भारतीयों का प्रवेश दिया गया। ठीक है, और कह सकते हैं इसी अधिनियम के तहत में मंत्रिमंडल का भी गठन की बात किया गया था। ठीक है, या मंत्रिपरिषद कहिए, अच्छा रहेगा। आगे है सम्मति आयु अधिनियम 1891 लैंस डाउन के समय आया। विवाह का उम्र कर दिया गया 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का विवाह होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लैंस डाउन के समय आया। निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया। ठीक है, आगे है मोर्ले मिंटो सुधार 1909 लॉर्ड मिंटो के समय, और पृथक निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था किया गया। मुसलमानों को स्पेशल निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। और मोर्ले, ध्यान रखेंगे तो मोर्ले उस समय का सचिव थे और मिंटो उस समय का वायसराय। ठीक है, तो मोर्ले मिंटो सुधार या मिंटो मोर्ले लिखा हुआ है, वो जहाँ मोर्ले मिंटो सुधार भी लिखा रहता है, तो एक सचिव हैं और एक वायसराय हैं। ठीक है, और इसे हम मोर्ले मिंटो सुधार को भी एक और नाम है, ध्यान रखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो प्रांतों कुछ विषय दिया गया, कुछ विषय को प्रांत को दे दिया गया, कुछ विषय अपने पास रख लिया गया, विषय को हस्तांतरण किया गया, तो इसी को कहते हैं प्रांतों में द्वैध शासन। और ध्यान रखेंगे मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय का भारत का गवर्नर थे। इसे हम भारत परिषद अधिनियम 1919 भी कहते हैं और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी या अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, अगला है साइमन कमीशन 1927 में आया लॉर्ड इरविन के समय, और इनका मुख्य उद्देश्य था संविधान निर्माण योजना। और इसी का जो रिपोर्ट को आगे बढ़ाकर लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें से दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस भाग लेंगे। ठीक है, बाकी में भाग नहीं लेंगे। अगला है शारदा एक्ट 1930 लॉर्ड इरविन, विवाह की आयु न्यूनतम निर्धारण लड़कों के लिए 18 तथा लड़कियों का एज 14 वर्ष कर दिया गया शारदा एक्ट के तहत में। भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन, प्रांतीय स्वायत्तता। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 लिनलिथगो, प्रादेशिक स्वशासन। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 लिनलिथगो, संविधान सभा की योजना। वेवेल योजना 1945 लॉर्ड वेवेल, सभी दलों को मिलाकर परिषद निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 लॉर्ड वेवेल, संघ का निर्माण तथा प्रांतों की स्वायत्तता। और माउंटबेटन योजना 1947 लॉर्ड माउंटबेटन, भारत विभाजन हो गया। ठीक है,
कुछ नारा भी है, उस नारे को भी देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या नारा किसने कब कब दिया था, ये सब बातें यहाँ पर हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि नारा जो है उसमें से एक दो नारे तो आप पहले से भी जानते हैं। ठीक है, कर कर मत दो किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। करो या मरो भारत छोड़ो के समय में 1942 में 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने दिए थे। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहे। इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, कुछ व्यक्ति है तथा उसके कुछ उपाधियां हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को मिला। महात्मा गांधी को मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए। कब दिए थे? तो आपको मैं बता चुका हूँ 1917 में, जब चंपारण सत्याग्रह के समय में। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को उपाधि दिए राष्ट्रपिता, और आपको बताया था आज़ाद हिंद फौज जब अंतिम पड़ाव पर था, या कह सकते हैं कि भारत पर अटैक होने वाला था उस समय, तो राष्ट्रपिता को संबोधित करके सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे कि राष्ट्रपिता आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, मेरी ये अंतिम लड़ाई है। फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, ध्यान रखें बारदोली सत्याग्रह 1928 में होगी। इस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दिया जाता है, और ये महात्मा गांधी के सुझाव पर होता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दिया था। महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम रखने के लिए सुझाव दिया था। आपको पता है 1893 में जब विश्व सम्मेलन होने जा रहा था, धार्मिक विश्व सम्मेलन होने जा रहा था, उस समय जब शिकागो जा रहे थे नरेंद्र दत्त, तभी राजस्थान के महाराजा खेतड़ी ने सुझाव दिए थे कि नरेंद्र दत्त को नाम को चेंज करके उसका नाम स्वामी विवेकानंद कर देना चाहिए या रखना चाहिए। ठीक है, अकबर द्वितीय ने, जो मुगल बादशाह है, उत्तर मुगलकालीन बादशाह है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। ठीक है, क्यों दिया था? दिया था इसीलिए अगला कि ये लंदन जाकर महारानी से जो 26 लाख पेंशन मिल रहा था, उस पेंशन को बढ़ाने के लिए इनको लंदन भेजा गया था। लंदन गए, अब बढ़ा या ना बढ़ा बात अलग है। उनकी पेंशन अकबर द्वितीय का 26 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया पता नहीं, लेकिन लंदन में इनकी मृत्यु हो जाता है राजा राम मोहन राय का, और उनकी समाधि ब्रिस्टल में ही है। ठीक है, आगे है अकबर ने हरि विजय सूरी जगत गुरु का उपाधि दिया गया था। आपको पता है अकबर द्वारा एक नए धर्म कह सकते हैं चलाने की बात किया गया था, जहाँ पर सभी धर्मों के राजगुरु या कह सकते हैं धर्म गुरु को बुलाया गया था, और उसमें सबके बारे में सुनते थे, लेकिन सबसे अच्छा हरि विजय सूरी के बारे में लगा इन्हें अकबर जी को, और फिर इसने उसको उपाधि दिए थे जगत गुरु का। फिर अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी की उपाधि दिए। महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया गया, और चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहता है आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, वह पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, फिर कुछ बातें हैं, कुछ पुस्तकें हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ पुस्तक में पहला पुस्तक देखिए लिखा हुआ है अनहैप्पी इंडिया, किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने लिखा। गीता रहस्य किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल।
इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया टुडे राम रजनी पामदत्त, नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी आर अम्बेडकर, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोरा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नरोजी। इसके बाद आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडिया फार्म करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजया लक्ष्मी पंडित, इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ। कुछ पुस्तक और है इधर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, गीतांजलि गोरा। इसके बाद है क्रीमेंट मून पोस्ट ऑफिस, ये सारे के सारे बुक है रविन्द्रनाथ टैगोर का, नेशन वॉइस राधा कृष्णन, गैदरिंग स्टॉर्म लेपियरे और कोलिंस, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र, द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, हिट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल, इंडियन फिलोसफी डॉक्टर राधाकृष्णन, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल, इंडिया ए नेशन एनी बेसेंट, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त, इंडियन रेनेसा C.F. एंड्रूज, द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म भीमराव अंबेडकर, इंडियन डायरी E.S. मॉन्टेग्यू, कमेंट्रीज ऑन द कुरान द सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इसके बाद कुछ युद्ध का नाम दिया हुआ है और कुछ संधियाँ दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग कुछ युद्ध का नाम भी देख लेते हैं और कुछ संधि भी देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 के बीच संधि हुआ था, एक्सला सेपेल की संधि 1748। ठीक है और एक बात ध्यान रखिएगा, कर्नाटक युद्ध हो रहा है लेकिन लड़ रहा है इसमें ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक युद्ध तो हो रहा है लेकिन इसमें जो लड़ रहे हैं तो वो लड़ कौन रहा है, तो ध्यान रखिएगा, एक तरफ ब्रिटेन है उस तरफ फ्रांस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 और 54 के बीच पौंडीचेरी संधि के साथ समाप्त हो गई। ठीक है, अगला है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63, इसे हम सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं और पेरिस की संधि के साथ में समाप्त हो जाएगी। यहीं पर ध्यान 1760 में वोंडीवास का युद्ध होगा। ठीक है, वोंडीवास का युद्ध जहाँ पर फ्रेंच पूर्णतः कह सकते इंडिया से वो गायब हो जाएंगे और पौंडीचेरी में जाकर वो रहेंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं अब ब्रिटेन फ्रांस को भी साइडलाइन कर देगा। ठीक है, आगे है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ में समाप्त होगी। ठीक है, इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि साथ में समाप्त हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में और सालबाई की संधि 1782 में होगी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच मंगलोर की संधि 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मैसूर पर ब्रिटिश नियंत्रण, इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगा और यहाँ पर फिर से वाडियार वंश का स्थापना कर देंगे। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1905 के बीच देवगांव व सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में, राजपुर घाट की संधि 1805 में, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 सुगौली की संधि 1816 में होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 के बीच पुणे की संधि। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में यानडूब की संधि होगा 1826 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में लाहौर की संधि या भेरावल की संधि 1846 में। तृतीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में पंजाब का विलय हो जाएगा। ठीक है। और प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 42 में लॉर्ड ऑकलैंड तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878-80 में लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वायसराय है, गवर्नर है, देखते हैं हम लोग। तो पहला आपको दिखाई पर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 और 1765 से 1767 दो कार्यकाल रहा। ठीक है। प्लासी का युद्ध इसी समय में हुआ। 1757 में बंगाल द्वैत शासन लागू किया गया, प्रारंभ किया गया और इलाहाबाद की दो संधि, प्रथम संधि और द्वितीय संधि 1765 में हुआ था। ये सब के बारे में पीछे मैं बता चुका हूँ। ठीक है। हेनरी वेंसीटाट 1760-65 के बीच में, उसी समय बक्सर का युद्ध 1764 में होगा। ठीक है। जिसका नेतृत्व अंग्रेज सेना की तरफ से कर रहे थे हेक्टर मुनरो द्वारा। हेनरी वेरेलस्ट 1767 से 69 के बीच में द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर। जॉन कार्टियर 1769 से 72 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। वारन हेस्टिंग 1772 से 74 के बीच में बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का द्वैत शासन को समाप्त किया तथा प्रथम मदरसे की स्थापना की बंगाल में। फिर इसके बाद बंगाल गवर्नर जनरल की बात होगी तो वारन हेस्टिंग्स प्रथम बंगाल गवर्नर जनरल बनेंगे 1774 से 85 के बीच में। ठीक है। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, वारन हेस्टिंग यहाँ 1772 में आ चुके थे। ठीक है। तो 1772 से 1785 तक कार्यकाल रहा था वारन हेस्टिंग्स का। तो जब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बने तो उसके बाद इसी के समय में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा और प्रथम मराठा युद्ध होगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा और इजारादारी प्रथा का आरंभ होगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और एक बार 1805 में होता है, इसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। इनके समय में बंगाल प्रांत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर 1793 में ही लागू किया गया था। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लागू किया गया। ठीक है। इस शक्ति को बांटा गया। सर जॉन शोर 1793 से 98 के बीच में चार्टर अधिनियम 1893 तथा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 के बीच में सहायक संधि लेकर आया और बहुत से राज्यों में सहायक संधि को थोपा गया, जिसमें से पहला सहायक संधि थोपने का हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र होंगे हैदराबाद। तो सहायक संधि 1798 में लाया गया था। 1798 में ही हैदराबाद ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी समय में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी समय हुआ। वर्ष 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किए थे। सर जॉर्ज बारलोस 1805 से 1807 तक रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 के बीच में रहे। अमृतसर की संधि 1909 में किया गया। ठीक है। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आए 1813 से 1823 के बीच में और फिर इसके बाद इसके समय में अमृतसर की संधि हुई। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा रैतबाड़ी बंदोबस्त 1820 में और महलबाड़ी बंदोबस्त 1822 में लागू किया गया। ठीक है। आगे है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध,
तथा बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1833 के बीच में सती प्रथा पर रोक तथा ठगी प्रथा का अंत हुआ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और भारत के गवर्नर जनरल को देखते हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल में देखिए, पहला गवर्नर जनरल जो भारत का बनेगा उसका नाम होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 35 के बीच में। लेकिन एक बार और ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में गवर्नर जनरल बन के आए थे, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा। इसी समय में चार्टर एक्ट 1833 तथा विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैटकॉक 1835 से 36 के बीच में, ठीक है, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 के बीच में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 भारत में दास प्रथा का अंत हुआ। प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 के बीच में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर संधि द्वारा समाप्त हुआ। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, यह शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सिद्धांत तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। अगर चार्ल्स वुड शिक्षा नीति कब आया था ये पूछे, ध्यान रखिएगा 1854 में आया था, ठीक है। और हड़प नीति के तहत बहुत से राज्यों को हड़पा गया डलहौजी के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में आया था, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57 के बीच में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। सन 1857 का विद्रोह यानी सिपाही विद्रोह। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में एक बात और यहीं पर जान लीजिए कि लॉर्ड कैनिंग के बारे में यहाँ पर जो लिखा हुआ है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो ध्यान रखें एक बात और कि भारत का प्रथम वायसराय भी बनने जा रहा है, ठीक है। लेकिन कार्यकाल 1856 से कार्यकाल समाप्त होगी 1862 में, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तथा बांकीपुर पश्चिम बंगाल की सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का वायसराय। तो प्रथम वायसराय के तौर पर लॉर्ड कैनिंग, आपको पता है 1858 से 62 के बीच भारत का प्रथम वायसराय। भारत की पहली बार आयकर लगाया गया यानी इनकम टैक्स लगाया गया। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862-63 के बीच बहावी आंदोलन का दमन किया गया। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 के बीच प्रथम अकाल आयोग की गठन। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग स्टैटिक्स सर्वे डिपार्टमेंट की व्यवस्था किया गया तथा कृषि विभाग का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा लॉर्ड मेयो जो है वो भारत में प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में, इसी के समय में हुआ था, जो कि अनियमित जनगणना था, नियमित जनगणना नहीं था। लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक 1872-76 के बीच में कूका विद्रोह का दमन किया गया। ये विद्रोह पंजाब में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लीटन 1876 से 80 के बीच में द्वितीय आंग्ल आयोग का गठन, द्वितीय अकाल आयोग का गठन। प्रथम दिल्ली दरबार लगा और इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ और इसी समय में आर्म्स एक्ट भी आया था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रतिबंध लगा जिसके चक्कर में से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिला था, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो सबसे ज़्यादा कर सकते उदारवाद टाइप का वायसराय, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। हंटर आयोग का गठन किया गया। भारत में नियमित जनगणना इसी समय में शुरू हुआ और अभी तक प्रत्येक 10 साल में जो जनगणना हो रहा है वो इसी समय से चालू है। 1881 से चालू है जो अभी तक चलते आ रहा है। ये बात अलग है कि 2021 में जनगणना नहीं हो पाया कोरोना काल के वजह से, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल 1880 से 84 के बीच में, इसी के समय में एक इल्बर्ट बिल आया था जिसके चक्कर में लॉर्ड रिपन को अपना पद से त्यागपत्र देना पड़ा। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 के बीच में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसी समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी,
ठीक है। और इसी समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 बर्मा को विलय किया गया था भारत में, ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 के बीच में डुरंड आयोग का गठन, आपको पता है डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, अभी वही डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 98 के बीच अकाल जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच में तृतीय आंग्ल आयोग का गठन तथा बंगाल विभाजन 1905 में किया गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 के बीच में और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया गया, जिसे मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दिया गया मुसलमानों को, आरंभ किया गया इस समय। और इसी समय में द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया था नरेंद्र और गरम दल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910-16 बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तृतीय दिल्ली दरबार लगा और प्रथम विश्व युद्ध इसी समय में शुरू हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 1916 में भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट भी इसी समय आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी के समय में हुआ। प्रांतुम द्वैत शासन भी का शासन प्रारंभ किया गया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी इसी के समय हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 के बीच में चोरी घटना घटी फरवरी 1922 में। अब ये ध्यान रखेंगे, इसका डेट चेंज हो गया, 4 फरवरी हो गया है। और इसी के समय में असहयोग आंदोलन भी वापस लिया गया, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती और 1925 में आपको पता है सहारनपुर से लखनऊ की तरफ एक ट्रेन आ रही थी, जिसका नाम है 8 डाउन ट्रेन। उस पर काकोरी नामक स्टेशन में उसको रोक कर डकैती या मतलब सारा खजाने लूट लिया गया था। और इसी समय स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ 1923 में, जिसका स्थापनाकर्ता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जो कि अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 के बीच में साइमन कमीशन का भारत आना, इसी समय हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। सविनय आंदोलन भी शुरू हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी इसी समय हुआ। गांधी इरविन समझौता भी इसी समय हुआ, ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 के बीच में द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में, जिसका अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किए थे और इसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 के बीच में पृथक पाकिस्तान की मांग किया गया 1940 में लाहौर अधिवेशन में, ध्यान रखेंगे, खासकर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, वो अध्यक्ष थे उस मुस्लिम लीग का। क्रिप्स मिशन भी आया 1942 में और भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में शुरू हुआ। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 के बीच में वेवेल योजना आया। शिमला सम्मेलन हुआ। भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई 19 फरवरी 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं। 1947 से जून 1948 के बीच में अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये भी कर सकते हैं। और लास्ट में आपके पास है सिराज गोपालाचारी 1948-1950 के बीच स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। और इस प्रकार सारे गवर्नर जनरल यहाँ पर समाप्त होती है। एक नीचे लिखा हुआ है चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार ये था आपका मॉडर्न इंडिया, ठीक है। एक माइलस्टोन प्राप्त कर लिए हम लोग, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहीं पर आज रुकते हैं। ये मॉडर्न इंडिया की समाप्ति यहाँ पर होती है और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।